रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम यू ऑल इन दिस संकल्प पीवाईक्यू सीरीज, जिस सीरीज में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन 2024। तो जो भी बच्चे जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए सीरीज काफी बेनिफिशियल है। जैसा कि बच्चे के कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं, काफी सारे बच्चों ने पहले वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया है। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अगर हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें जेईई मेन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर एक सेशन में कम से कम एक सवाल लिमिट का रहता ही रहता है। अगर एड ऑन हो तो कंटिन्यूटी के भी सवाल उसमें रह सकते हैं, राइट। तो सभी का वेलकम है इस पर्टिकुलर सेशन में और पर्टिकुलर चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। एंड आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और आप सभी का बहुत बहुत फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम संकल्प पीवाईक्यू सीरीज में लेकर आए हैं लिमिट एज वेल एज कंटिन्यूटी। मेरा आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करें। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही बता रखी है, बट फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी संशय है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को वीडियोस अपलोड होंगे फ्रॉम 8:30 PM, और जो अगला चैप्टर हम इस सीरीज में इसके बाद कवर करने वाले हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। तो ये अभी तो फ्रीक्वेंसी 3 ही है पर वीक, लेकिन आगे जैसे जैसे चलता जाएगा तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको और बढ़ा भी सकते हैं बच्चों। तो पूरे दिलो जान से सीरीज को फॉलो करते रहिए और पूरी मेहनत करके दिखाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कंपटीशन कहीं ना काफी कठिन होता है, और इसमें जब तक हम अपना पूरा 100% ना दें तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलता है जिसकी हमें अपेक्षा, मतलब अपेक्षा होती है कि भाई मेरे को तो ये पर्टिकुलर एक ऐसी रैंक लेकर आनी है, और उस तरीके से अगर हमें प्रूव करना है अपने आप को इस लाइफ में, तो डेफिनेट सी बात है कि आप कोई भी यहाँ पर चांस उठाने के लायक नहीं है। आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि इस तरह की जितनी भी चीजें चल रही हैं आपको पूरी अच्छी तरीके से, पूरी ईमानदारी से करते रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को जिसका नाम है संकल्प पीवाईक्यू सीरीज, और आज इसमें हम लिमिट और कंटिन्यूटी देखने वाले हैं ना। तो मोस्टली सवाल आप देखिएगा तो लिमिट्स के सवाल लिए गए हैं, क्योंकि लिमिट्स के सवाल ज्यादा हैं पीवाईक्यूज में कंपैरेटिव टू कंटिन्यूटी। तो हम पहले चलते हैं लिमिट्स के कुछ ऐसी चीजों पर जो हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग लिमिट। लिमिट के सवाल दोस्तों बहुत इजी होते हैं, आप +4 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। चाहे लिमिट की बात करूं चाहे कंटिन्यूटी की बात करूं, +4 स्कोर करना यहाँ बहुत बहुत इजी होता है अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रख लें। अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रख लें तो +4 यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से सिक्योर किया जा सकता है। और +4 आपको पता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कितना अहम रोल प्ले करता है, राइट। तो सबसे पहले हम लिमिट्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में चलते हैं। तो जिस बच्चे को ये वाला सेक्शन नहीं अगर लगता है कि उन्होंने अच्छे से किया हुआ है तो इसको हटा के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों लिमिट से, है ना, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहली चीज हम जो लिमिट में देखते हैं गाइस, दैट इज 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये अगर नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि देखो लिमिट में जो सबसे पहली चीज होती है, जो लिमिट में सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि आपको सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म पहचाना होता है। हम अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में। कोई पूछे सर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को ध्यान रखना क्यों जरूरी है? तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहली चीज किसी भी लिमिट के सवाल में यह देखना होता है कि क्या वो किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो तुरंत से आप उस लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हो। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को इवैल्यूएट करना, पता करना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में है और है तो किस वाले फॉर्म में है। तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है एंड आई होप यू ऑल नो दिस। 0/0 जिसमें बेस या सॉरी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हैं दैट इज अप्रोचिंग जीरो, दैट इज अप्रोचिंग जीरो। इसमें केस बताया जाता है कि अगर बेस अप्रोचिंग जीरो हो और ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। जस्ट लाइक दिस कि अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो जब भी इस तरह की क्वांटिटी है तो हम इसकी वैल्यू सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये 0 प्लस जा रहा है तो ये 0.0001 समथिंग फाइनाइट होगा, और ऊपर वाली क्वांटिटी अगर 0 प्लस पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा तो दैट इज एग्जैक्ट 0।
एग्जैक्ट जीरो अपॉन एनीथिंग अप्रोचिंग जीरो इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब होता है, जब ऊपर और नीचे दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, अप्रोचिंग जीरो है। ऐसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, यहां पे भी इन सब पे भी ध्यान रखना होता है कि ये जो जीरो है दिस शुड बी अप्रोचिंग जीरो। अगर ये एग्जैक्ट जीरो है और ये कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो तो एग्जैक्ट जीरो इंटू एनी लार्ज नंबर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। तो इसलिए इंडिटर्मिनेट फॉर्म कब कंसिडर होता है दोस्त, जब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, अप्रोचिंग जीरो। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्म में आपका 1 की पावर इंफिनिटी। अगर आप ये भूल गए हो तो लेक्चर जरूर दोबारा से रेफर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता हो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो और आप जबरदस्ती चिंता कर रहे हो और फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो अगर कहीं लगता है कि ऐसा कुछ भूल गए हो और मेरे बताने के बाद भी वो अच्छे से दिमाग में नहीं आ रहा है तो जरूर लेक्चर्स को रेफर कर लीजिएगा एक बार, है ना। तो 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी एंड 0 की पावर 0 एंड देन इज इंफिनिटी की पावर 0। 1 की पावर इंफिनिटी में भी बतलाया जाता है कि अगर बेस एक्सैक्ट 1 है तो फिर ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि एक्सैक्ट 1 की कोई भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1। तो यानी यहां पे भी ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म कब कंसीडर होगा, जब बेस इज एग्जैक्ट, बेस इज अप्रोचिंग 1, है ना। और ऐसी ही कुछ चीजें हम 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 में भी बोलते हैं, राइट। तो ये टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म में पकड़ना आपने नहीं सीखा तो फिर लिमिट इवैल्यूएट करने में दिक्कत होती है। क्योंकि देखो लिमिट को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि पहले तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म पहचानो, इंडिटर्मिनेट फॉर्म अगर नहीं है तो डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू लिख दो, लेकिन अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म हटाना पड़ेगा और उसको हटाने के बाद फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी ये पूरा जो चैप्टर है ये इस पे डिपेंड करता है कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करें, इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने के बाद इंडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाएं। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू निकालें। तो हम लोग बोले कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक किया सर, इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया तो हटाएं कैसे। तो हटाने के हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे उसमें से एक तरीका आपको पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का है। बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिससे फैक्टराइजेशन हम करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना। तो हम लोग को पता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइजेशन जैसी चीजें करते हैं सो दैट कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म जाए। फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं गाइस, रेशनलाइजेशन भी करते हैं, बहुत बार डबल रेशनलाइजेशन का भी सहारा लेते हैं, बहुत बार डबल रेशनलाइजेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों को ही कभी कभी रेशनलाइज करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बाइनोमियल थ्योरम्स भी हम यूज करते हैं बहुत बार, सब्स्टिट्यूशंस का उपयोग भी करते हैं हम बहुत बार कि सब्स्टिट्यूट करके भी चीजों को आसान करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी चीजों को आसान करने की कोशिश करते हैं। फिर आपका आता है लॉपिटल रूल, जो हर एक बच्चों को पता है कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको लेकर बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ नहीं तो लॉपिटल तो है हमारे साथ, है ना, कुछ नहीं तो लॉपिटल तो है हमारे साथ। और तीसरा हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक्सपेंशन बिना याद किए काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आपके सवाल में एक्सपेंशन ज्यादा फास्ट रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको एक्सपेंशन यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लॉपिटल से चीजें काफी लेंदी हो जाती हैं, काफी टीडियस हो जाती हैं, राइट। इन दोनों का भी एक कंपैरिजन है कि कब क्या यूज करना चाहिए। जहां लगता है कि डिफरेंशिएशन आसान है वहीं डिफरेंशिएशंस करने चाहिए। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 4, इस तरह के टर्म्स अगर अपीयर कर रहे हैं आपके लिमिट में तो डेफिनेटली आपको लॉपिटल जैसी चीज का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाला है, राइट। साइन एक्स, कॉस एक्स जैसे छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भी यूज कर सकते हैं। कोई बोले tan x है तो सर tan x में डिपेंड करता है कि भाई एक बार में अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो tan x का sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन है वो फिर लेंदी चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं मिड वे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्त कि पहले आप एक्सपेंशन करो फिर लॉपिटल लगा दो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉपिटल लगाओ फिर एक्सपेंशन कर लो, है ना। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस स्टेज पे किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको यूज कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से यूज कर लेना चाहिए। एक्सपेंशंस याद रखना इज मस्ट, चाहे कोई भी आप देखो तो e की पावर x, e की पावर माइनस x, साइन x, कॉस x, tan x, ln 1 प्लस x, ln 1 माइनस x, है ना। इस तरह के एक्सपेंशंस को याद करना इज वेरी वेरी मैंडेटरी। तो जितने भी एक्सपेंशन बतलाए गए हैं दोस्तों उसको एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कहीं भी अगर यूज में आएंगे एक्सपेंशंस तो आई विल डेफिनेटली टेल यू देयर कि भाई इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और लॉपिटल का तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया है ही कि दो फॉर्म में लॉपिटल लगता है कि अगर कभी
अगर कभी इस तरह का सवाल है लाइक लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, और दो फॉर्म में, या तो ये 0/0 का फॉर्म हो या फिर ये किसका हो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो आप लॉपिटल लगा सकते हैं, है ना। अगर ये 0/0 का फॉर्म है या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है तो आप लॉपिटल लगा के इसी को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए, ध्यान रखें क्वोशंट रूल ना लगा दें, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट, दैट इज एफ डैश एक्स, और नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट जी डैश एक्स, है ना। फर्दर कभी ऐसा हो जाए कि सर यहां पे फिर से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो आप फर्दर लॉपिटल लगाकर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि लॉपिटल रूल का भी प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा और वहां के आगे आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकाल दीजिएगा। यानी माइंड में बात बिल्कुल क्लियर है, माइंड में बात बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? पहली चीज है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करना पड़ेगा, मतलब ये 7 फॉर्म में है या नहीं है। अगर इन 7 फॉर्म में नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात आएगी कि ठीक है सर हमने चेक किया इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो फिर क्या करें, तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का सवाल है ना। जहां सुई से काम चल रहा हो वहां तलवार लगाने की जरूरत नहीं है ना। जहां लग रहा है कि सिंपल फैक्टराइजेशन करने से काम चल रहा है तो अपन जबरदस्ती बड़े बड़ी चीजों का क्यों प्रयोग करें, है ना। कहीं लग रहा है कि लॉपिटल से ही काम चल जा रहा है तो हम एक्सपेंशन जैसी चीज का इस्तेमाल क्यों करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंशन याद ना करें, एक्सपेंशन याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो तलवार ही चलानी पड़ेगी तो फिर आप सुई लेके घूमते रहिएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो यानी कि हम लोग को इस तरीके से इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंशन में अगर चाहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर एक्स का क्या होता है भाई, 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। हालांकि 3 से ज्यादा टर्म का जरूरत नहीं पड़ता है। वर्स्ट केसेस में कोई जबरदस्ती ऐसा सवाल बनाए जिसमें एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 5 तक की जरूरत पड़े तो वहां पे आपको लगाना पड़ सकता है, बट क्यूब तक में काम चल जाता है जनरली, है ना। और सिंपल पैटर्न भी है कि एक्स के सारे पावर्स आ रहे हैं, एक्स के सारे पावर आ रहे हैं, राइट फ्रॉम एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, और नीचे उनके फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहे हैं। ई की पावर माइनस एक्स का लिखिएगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, और माइनस एक्स रखने के बाद फिर आप इस तरीके से ये पूरी चीज को लिख सकते हैं ना, जहां जहां प्लस एक्स वहां माइनस एक्स लगा दीजिए ना। इसी तरीके से आपके और भी एक्सपेंशन है लाइक ln 1 + x। ln 1 + x में ध्यान रखिएगा नीचे फैक्टोरियल्स नहीं आते हैं। दिस इज लाइक x - x² / 2 + x³ / 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, यहां पे फैक्टोरियल नहीं आता है, ध्यान रखना। ln 1 - x, x की जगह माइनस एक्स रख के निकाल सकते हैं आप। साइन एक्स की बात कीजिएगा तो x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इससे ज्यादा जनरली यूज में नहीं आता है। cos x का एक्सपेंशन लिखिएगा तो 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो sin x एक्सपेंशन में ध्यान रखिएगा हमेशा x की ऑड पावर आएगा। sin x के एक्सपेंशन में हमेशा x की पावर क्या आएगा, ऑड पावर। ये इस बात से भी समझ में आता है कि sin x एक ऑड फंक्शन है तो sin x में x की ऑड पावर आएगा, और जो भी ऑड पावर आएगा उसके नीचे उसी का फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। जैसे x की पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, x³ है तो नीचे 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 है तो नीचे 5 फैक्टोरियल, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा। cos x एक इवन फंक्शन है तो x की हमेशा इवन पावर्स आएंगी, और जो भी उसका पावर है उसी की फैक्टोरियल से डिवाइड होगा और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। इससे बात नहीं बनती है। sin x आपको याद है, उसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड कीजिएगा तो cos x का एक्सपेंशन आ जाएगा, राइट। tan x के लिए हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3 टर्म ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां कोई पैटर्न नहीं बनता है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। x + x³ / 3 और प्लस 2/15 x की पावर 5। एक्सपेंशन में ध्यान रखिएगा, देखो लॉपिटल तो sin x cos x भी लॉपिटल से इजीली निकल जाता है ना, क्योंकि उनके डिफरेंशिएशन खुद ही रिपीट करते रहते हैं। साइन का माइनस, साइन का cos, cos का माइनस साइन, ऐसे रिपीट होते हैं। लेकिन tan x का बड़ा जहरीला होता है भाई, tan x का sec² x, फिर sec² x का देखिएगा तो 2 ऐसे करके आता है। तो यानी वहां पे इनका एक्सपेंशन जरूरत पड़ेगा। यानी कि आप इनका नहीं भी याद रखिएगा 2 सेकंड के लिए तो चलेगा, लेकिन होता उल्टा है कि याद तो इसी का रहता है, ये भूल जाते हैं। तो इसका याद रखना मैंडेटरी है, क्योंकि जहां लॉपिटल काम नहीं कर पाएगा वहां एक्सपेंशन आपको यहां मदद करने वाला है, राइट। तो ये चीजें हैं आपकी एक्सपेंशन से रिलेटेड। अब हम फटाफट से सवाल के सॉल्विंग पे आ जाते हैं गाइस, है ना। सवाल के सॉल्विंग में आ जाते हैं। पहला सवाल उठाते हैं ना, पहला सवाल उठाते हैं। आप भी थोड़ा एक बार निहार लीजिए सवाल को, फिर हम इसके सॉल्विंग पे आते हैं, है ना। देखते हैं
पहला सवाल है कि x पाई बाई 2 जा रहा है और भारी भरकम सवाल लग रहा है। एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं आपके लिए कि भैया लिमिट इज x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2 tan स्क्वायर x, ये तो जा रहा है भैया इंफिनिटी, और रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x प्लस 4 है ना, दिस इज माइनस रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ये है एक्चुअल आपका सवाल। अब अगर आप इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हो तो x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे tan स्क्वायर एक्स कहां जाता है बच्चों, इंफिनिटी, मल्टीप्लाइड बाई x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे देखिएगा साइन एक्स 1 जाता है तो 3 2 5 4 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 1 6 7 2 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0। यानी ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, इंफिनिटी इंटू 0। तो कोई ऐसा नहीं कि देख के खट से 0 बोल दे, नहीं भाई वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले उसको हटाना पड़ेगा। अब जब भी इस तरह के स्क्वायर रूट्स आते हैं तो पहली स्ट्रेटजी तो मुझे यही समझ में आती है, फर्स्ट स्ट्रेटजी जो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, रेशनलाइज इट इमीडिएटली। क्या करना होता है, रेशनलाइज कर देना होता है। जैसे ही आपने रेशनलाइज किया तो दिस विल बिकम लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2, लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2। नाउ दिस इज tan स्क्वायर x, और जैसे ही इसको रेशनलाइज करोगे दोस्त, है ना, जैसे ही इसको रेशनलाइज करोगे तो नीचे देखना क्या बनता है ना, नीचे क्या देखना, ये बनेगा। और जैसे ही 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 है, माइनस, है ना, माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2 है, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो सॉरी इधर प्लस आ जाएगा, सॉरी रेशनलाइजेशन फैक्टर में यहां प्लस आएगा तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको समझ में आ रहा है, इस पूरे को a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो a माइनस बी हुआ, और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखेंगे, सिर्फ इनडिटरमिनेट फॉर्म पे फोकस करेंगे, है ना। माइनस कितना आ रहा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ऐसा बन रहा है। डिनोमिनेटर में अब टेंशन नहीं लेना है आपको, डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3 6, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहा है ना। जो डाल रहा है वो देखिएगा फिर से ये इंफिनिटी और फिर से ये 0, तो अभी यहीं पे मामला चलेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ अब ये सिंप्लीफाई होने लग जाएगा, देखिएगा। तो नाउ दिस इज लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2, tan स्क्वायर एक्स को भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं गाइस, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी देखना, ऊपर वाला कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये 1 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये 0 जा रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में आपके सहायक है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स के बारे में सोचना पड़ेगा नहीं, तो यानी सिर्फ हम वहां पे फोकस करें, अपना पूरा फोकस लगाएं जहां इंडिटरमिनेट क्रिएट हो रहा है ना। ऊपर देखिएगा इन दोनों का सबट्रैक्शन क्या देगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, है ना। फिर नीचे आइए, सॉरी फिर देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स, यहां बीच में माइनस है, तो 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स इज माइनस 3 साइन एक्स। और अब एक कांस्टेंट टर्म की बारी आएगी, है ना, एक कांस्टेंट टर्म की, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, और नीचे तो आपका वही बन रहा है ना, नीचे तो वही बन रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 3 4, है ना, 2 3 4, और फिर क्या बन रहा है 1 6 2, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये बन गया है ना, देख लीजिए। तो अब क्या है कि अब ये देखना है, अब x अप्रोचिंग पाई बाई 2 पे ये 1 माइनस 3 प्लस 2, यानी ये 0 जा रहा है और ये 0, इन दोनों की बात करनी पड़ेगी अपन को, इन दोनों की, इसकी और इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंडिटरमिनेट में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। अगले स्टेप पे आते हैं, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और नीचे वाले कॉस स्क्वायर एक्स को भी आप लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर देखिएगा, ऊपर वाले के भी 2 फैक्टर है ना, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर वाले के 2 फैक्टर है बच्चों, साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2।
अब देखो क्या मजा आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे निकल जाएगा यहां से, है ना। तो हम लोग बोले कि नीचे तो ये वाला तो वही तो रहेगा 2 3 4। वैसे देखो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे समझदार हैं वो समझते हैं कि प्रोडक्ट में अगर कोई चीज फाइनाइट है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। यानी कि अगर कोई इसको 6 लिखना चाहे इस किसी स्टेज पे तो लिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं भी जाएगा तो 6 ही आएगा, है ना। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी, तो अगर समय बचाना है तो आप इसको 6 भी डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई टेंशन है तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। अब देखो कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब यहां से उड़ने वाला है ना, उड़ने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर देखिएगा ना, ऊपर उड़ते हुए जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन एक्स और साइन एक्स माइनस 1 कट के -1 आ जाएगा, और यही था आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वजह, ये देखो उड़ गया, है ना। तो अब हम लोग बोले एक्स अप्रोचिंग π/2 पे साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, ये 2, है ना, 1 + 1। ऊपर देखिएगा एक्स अप्रोचिंग π/2 पे 1, 1 - 2 इज -1 और -1 इज 1, और ये हो जाएगा आपका 6, है ना, 3 + 3। तो दिस इज नथिंग बट 1/12, 1/12। तो देखने में ये सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन अगर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे फोकस बना के चलते और सिंप्लीफिकेशन आपका अपने तरीके से अच्छे से करते रहते तो काम बनता चला जाता। और मुझे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आगरा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आगरा, देख लीजिएगा। यस, आंसर इज ए आगरा। चलते हैं अगले सवाल पे मूव करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिमिट इज इक्वल टू, इनमें से कौन सी लिमिट के, मतलब ये लिमिट किसके बराबर है ना। ओके, तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी ऑब्जर्वेशन यहां दिख रही है, cos इनवर्स एक्स। तो मेरे को ऐसा क्यों क्यों लग रहा है कि हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना। जैसे मैंने भी बोला था कि आप सब्स्टिट्यूशंस भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार इसमें लॉपिटल ऑपिटल तो लगाने से हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हम लोग सबसे पहले क्यों ना cos इनवर्स एक्स को थीटा ही मान ले, cos इनवर्स एक्स को थीटा ही मान ले, ये मेरे को बेस्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है अभी तक, है ना। तो अब जरा x अप्रोचिंग 1/√2 है, तो अगर मैं बोलता हूं दोस्त कि x 1/√2 है तो थीटा कहां जाएगा बोलो। तो बच्चों cos इनवर्स 1/√2 जाएगा थीटा, है ना। थीटा विल बी अप्रोचिंग व्हाट, cos इनवर्स 1/√2, एंड cos इनवर्स 1/√2 इज व्हाट, π/4, π/4। यानी ये लिमिट क्या निकल के आया मेरा, लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग π/4, और ऊपर देखना नहीं सॉरी, ऊपर क्या दिखेगा आपको, साइन थीटा -x, है ना, -x है ना, साइन थीटा, ये थीटा ले लिया, है ना, साइन थीटा -x, x यहां से क्या आएगा दोस्त, cos थीटा, x क्या आएगा यहां से, cos थीटा। तो हम लोग कि ये आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे है 1 - tan थीटा। कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये है आपका 0/0, है ना, 0/0, क्योंकि 1/√2 - 1/√2 इज 0, 1 - 1 इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि ऊपर जो साइन माइनस कॉस है नीचे भी वैसा है। कोई बोले से लॉपिटल लगा देते हैं, लॉपिटल लगा दो, है ना। यहाँ पे बहुत सस्ता सवाल है, लॉपिटल लगाना है तो खट से लॉपिटल लगा दो। कोई बोले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रखते ही काम आसान हो गया होगा, ये आप मेरे ख्याल से अप्रिशिएट कर सकते हैं इस बात को, राइट। तो आप भी कभी इस तरह की चीजें आए आपके पेपर में, मॉक टेस्ट में आए, तो आप इसको करके देखिए, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा गर्दा टाइप बढ़ेगा, है ना। इसको लिखिए साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखिएगा, तो अगले स्टेप में ये कॉस थीटा जाएगा ऊपर एलसीएम के बाद, कॉस थीटा एलसीएम में ऊपर जाएगा, और इधर क्या बनेगा, साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, है ना। और इन दोनों को देखकर मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्त, कि ये कैंसल आउट होगा तो यहाँ एक -1 है, और इसी कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, इसी कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। और थीटा अप्रोचिंग π/4 पे 1/√2, तो दिस इज -1/√2 ऐसे। को बोले कि सर अरे लॉपिटल लगा लेते हैं, आओ ना लगा लेते हैं। तो थीटा इज अप्रोचिंग π/4, दूसरा तरीका यहां से हम कर सकते हैं, साइन का क्या लिख देंगे, कॉस, और कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा, और नीचे -sec² थीटा, हो गया खेल खत्म। देख सकते हैं cos π/4 इज 1/√2, 1/√2, √2 और नीचे -1। थीटा इज अप्रोचिंग π/4, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये √2 हो गया ऊपर, और नीचे माइनस, है ना, sec² π/4 यानी कि 2 आ जाएगा, तो यानी कि -1/√2, देख लो। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यस द आंसर इज गोइंग टू बी डी दिल्ली, दैट इज -1/√2। कोई बोले सर डायरेक्टली वहां पे अगर हम लगा देते हैं तो डायरेक्टली भी आप लॉपिटल लगा सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बोले कि सर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1/√2, तो इस लेवल का सवाल है कि बहुत आसानी से हो जाएगा ना, साइन का लिख दीजिए कॉस,
डेरिवेटिव्स, और कॉस इनवर्स एक्स का आएगा ना इनटू -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये -1 आएगा, है ना, -1 आएगा एक्स का, और नीचे 1 का 0, और tan का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन जिसको थीटा माना था वो निकला कॉस इनवर्स एक्स, उसका कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस है ना, हाँ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो x इज अप्रोचिंग 1/√2 पे देखिएगा तो ये cos इनवर्स 1/√2 इज π/4 और cos π/4 इज अगेन 1/√2, है ना, इनटू -½ यहां देखिएगा 1/2 का स्क्वायर लिखिए, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, तो 1 -½ तो 1 -½ इज आई थिंक 1/√2 नीचे क्या, और -1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे देखिएगा माइनस, यहां पे π/4 आएगा तो ये मेरे लग रहा है 2 आएगा, और ये माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे फिर से मेरे ख्याल से 1/1/√2 है ना, फिर से वही, तब आप देख सकते हो कि ऊपर -1 इज -2, और ये चीज हो जाएगी 2√2, है ना, ये 2√2 ऊपर जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा -1/√2। तो आप डायरेक्ट लॉपिटल भी लगाते तो भी ये सवाल मेरे ख्याल से इजीली निकल जाता, तो इसका आंसर मुझे लगता है क्या होगा, डी डली, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, है ना, आप भी एक बार देखिए सवाल को। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 cos sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4, नीचे पावर बहुत हाई है बेटा, तो अगर लॉपिटल लगाना तो बहुत संभल के लगाना, है ना, क्योंकि अगर एक बार में ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटता है तो ये बार बार लगेगा, टाइम लेगा, तो यहाँ नीचे पावर अगर बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत सतर्क होकर लॉपिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार 0 बनेगा आफ्टर एवरी डिफरेंशिएशन, तो आपको अब यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या सही में लॉपिटल से जाना है या कोई और दूसरा रूट तलाशूं। तो मुझे दूसरा एक रूट तो दिख रहा है, एक cos c माइनस cos d, क्योंकि मुझे लग रहा है यार देखो लॉपिटल लगाऊंगा तो sin cos x इंटू साइन का cos x ऐसा करके आएगा, माइनस माइनस जो भी आएगा ना, तो वो लग रहा है कि वो डिफरेंशिएशन थोड़े लेंदी जा सकते हैं ना। बाकी हम इसमें लॉपिटल भी ट्राई करके देखेंगे आपके लिए, बट हम लोग सबसे पहले तो इसमें क्या देखते हैं अप्रोच कि cos c माइनस cos d लगाए। cos c माइनस cos d में कितना आएगा, cos c माइनस cos d में क्या आएगा, 2 sin c प्लस d/2, मतलब दिस थिंग इंटू साइन d माइनस c/2, है ना, यहां उल्टा होता है, गड़बड़ाइएगा नहीं तो माइनस साइन का लफड़ा है। खैर यहाँ प्लस माइनस का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट ठीक है, तो ले 2 sin c प्लस d/2, और ये चीज आई है ना, और नीचे है बच्चों आपका x की पावर 4। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं जनरली कि जैसे ये है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी sin x प्लस x/2 से एक डिवाइड मार दीजिए, और इधर x माइनस sin x/2 से भी डिवाइड मार दीजिए, है ना, और इन दोनों से ऊपर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, sin x प्लस x/2 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस साइन x/2, है ना, ऐसे, ठीक बात है ना, ठीक बात है। अब देखो ये चीज अगर कोई मुझसे पूछेगा ना तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू है 1, क्यों भाई, क्योंकि x अप्रोचिंग 0 पे sin 0 प्लस 0 इज 0, राइट, और अपॉन 2, तो ये तो 0 है, तो sin t अपॉन t, है ना, दिख रहा है sin t अपॉन t, ये स्टैंडर्ड लिमिट है ना 1, ये भी sin t अपॉन t, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, मतलब इन दोनों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्रोडक्ट में भी है, तो चाहे तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास अब क्या बचा, ये प्रोडक्ट में बेटा, है ना, तो इतना बड़ा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, और चाहो तो आप इसको लिख लो साइन कैपिटल M अपॉन M और साइन स्मॉल m अपॉन M, है ना, तो ये चाहो तो ऐसे लिखना हो तो लिख लो, बाकी ये प्रोडक्ट रहेगा तो हमेशा ये 1 ही जाएगा, है ना, तो एक आएगा हाफ, और ऊपर देखिएगा sin x प्लस x, है ना, चाहो तो इसको डायरेक्टली आप यहां पे एक्सपेंशन लगा दीजिए ना, sin x प्लस x, या sin x प्लस x तो ऐसे ही सेटल हो जाएगा, एक x चाहिए इसको, तो एक x चाहिए तो इसको एक x ऐसे दे दीजिए, 2x नहीं है बेटा, ये एक ही x है ना, और उधर बनेगा x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब बोलोगे ये सर कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें, तो एक छोटा सा यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया है कि x की पावर 4 को तोड़ के लिखा गया है x इंटू एक्स क्यूब, और एक x को क्या किया है कि इसके साथ लगा दिया है, तो साइन x अपॉन एक्स और प्लस x अपॉन एक्स, और एक एक्स क्यूब इसको दे दिया है। अब चाहो तो इसका तुम एक्सपेंशन लिखना हो तो लिख लो, मेरे ख्याल सब बढ़िया चल रहा है, तो ये हाफ और ये 2,
क्योंकि 1 + 1 2, और ये देखना x माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का भी एक्सपेंशन बतलाया था, यहां से लॉपिटल भी लगा सकते हो। कोई बोले कि सर लॉपिटल लगा देता हूं उसमें, लॉपिटल लगा लो यार, ज्यादा बढ़िया। तो हमने कि दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x², देख लो आप। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 0 पे कितनी होती है, हाफ, तो ये गया, ठीक है। तो हमने कि ये हाफ इंटू 1/3, दैट इज 1/6, है ना, 1/6। तो आप इसको देखिए, मतलब कि कहां पे हम चाहे तो cos c माइनस cos d लगाएं, sin c माइनस sin d, कहीं एक्सपेंशन और लॉपिटल, तो जहां जो आपको लगता जाए बढ़िया। यहां पे हमने बार बार एक प्रोडक्ट रूल का यूज किया है। प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर L इंटू एम, मतलब कोई लिमिट x इज अप्रोचिंग ए, fx इंटू gx है, और fx और gx की लिमिटिंग वैल्यूज फाइनाइट है, तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब इसका लिमिट अलग, इसका लिमिट अलग निकाल सकते हो। तो वही किया है मैंने, क्योंकि ये फाइनाइट है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, फिर यहां पे मैंने x इंटू एक्स क्यूब करके जब रखा, तो यहां पे भी ये प्रोडक्ट में है, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो हम प्रोडक्ट वाली चीजों को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक है। कोई ये मत समझना है कि सर वन शॉट में लिमिट नहीं निकाला गया, बिल्कुल वन शॉट में ही निकाला गया। आप चाहो तो उसको बार बार यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली जब लिमिट आएंगी, तो सिंस सब फाइनाइट हैं, तो उसकी वैल्यू अपने आप 1/6 ही आएगी। कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन हमने पहले नहीं किया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी सी कैलकाटा, राइट। तो ठीक है, बाकी लॉपिटल से कीजिएगा तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा लेंदी जाएगा, इसके अलावा भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बाकी आप बोलोगे तो देख सकते हैं। तो कॉस साइन एक्स है, नीचे तो सीधा सीधा 4x³ पहले लिख देते हैं। तो कॉस साइन एक्स का आएगा माइनस ऑफ साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस का क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। अब आप देखो यहीं पे इसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, यहीं पर इसकी हालत खराब हो जाएगी। इसी में जोड़ना घटाना पड़ जाएगा, बहुत सारा काम, है ना। तो वैसे करने के लिए तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, है ना, मतलब दिमाग लगाने वाली बात हो गई, है ना। और पिछले वाले में हमने दिमाग नहीं लगाया, सीधा सीधा फैक्टर वेक्टर बना दिया। कुछ जोड़ दे, जैसे साइन साइन एक्स जोड़ दे, क्योंकि डायरेक्टली ये कुछ नहीं होगा, है ना, समझना ध्यान से। कोई बोले कि सर इसमें छोड़ो, हटाओ, साइन साइन एक्स अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा ऐसा, और प्लस साइन साइन एक्स माइनस साइन साइन एक्स। तो अभी भी ये जो लेटर पार्ट है, इसको आपको इवेलुएट करना पड़ सकता है ना। अभी जैसे 4x³ अलग अलग कर दिए इसमें, क्योंकि ये अब फाइनाइट हो जाएगा। अब ये देख पा रहे होगे तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे होगे तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। तो यहां से साइन साइन एक्स बाहर आएगा, है ना, और फिर यहां पे आएगा आपका -1 माइनस कॉस एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स को आप जरूर से नीचे x² डाल दीजिए, और यहां एक 4x बचेगा, तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ना। इसको क्या चाहिए होगा, एक साइन एक्स से डिवीजन और साइन एक्स से मल्टीप्लीकेशन। आप समझ रहे हो, ये पार्ट अब फाइनाइट हो गया, प्लस वाला पार्ट। एक दूसरा पार्ट आएगा, है ना। अब दूसरा पार्ट में कोई बोले कि सर फिर से एक बार लॉपिटल लगा दें, तो लगा सकते हो। दिस इज साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस कॉस एक्स, है ना, और इन सॉरी कॉस साइन एक्स, और इंटू साइन एक्स का फिर से क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स। आप देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन का हो जाएगा कॉस साइन एक्स, और साइन एक्स का इधर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, और नीचे 4×12x², ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली चीज हो गई 1, ये वाली चीज हाफ, और ये वाली चीज 1, तो दिस पार्ट इज 1/8 प्लस प्लस, है ना। अब यहां देखो, इन दोनों से cos x बाहर है, इन दोनों से अगर cos x बाहर है तो अंदर क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस टी वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दोस्त, है ना, 1 माइनस कॉस टी वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स दे दो, और फिर एक साइन स्क्वायर एक्स है। तो यानी देखो, लॉपिटल कहीं ना कहीं मुझे फिर से छोड़ना पड़ा, और फिर इधर आना पड़ेगा। कोई बोले कि यहां पे फिर से लॉपिटल लगा सकते हैं, आंसर हाँ लगा सकते हो, और अगली बार लॉपिटल लगाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लो कितनी बार हमें इसको यूज करना पड़ा। ये वाली चीज बेटा हो जाएगी आपकी हाफ, ये हो गई 1, और ये तो 1 ही, तो दिस इज 1/8 प्लस हाफ हो गया तो 1/24, तो दिस इज नाउ 4/24, है ना, दैट इज 1/6। तो आप देख रहे हो कि इसको लॉपिटल मल्टीपल टाइम्स, इसमें सिंप्लीफिकेशन के भी स्किल्स लगे,
अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं हैंडल कर पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको नीचे पावर्स ज्यादा दिख रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई किया तो एक्सपेंशन से काम बन जाए, एक्सपेंशन से भी बना सकते हैं इसको, है ना, एक्सपेंशन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर सिंपल सिंप्लीफिकेशंस करें तो उससे बन जाएगा। कॉस के एक्सपेंशंस लगाइएगा, उससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब अगले सवाल पे मूव करते हैं, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तभी थोड़ा समझ में आएगा, है ना, थोड़ा लंबा सा लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखिएगा, लेट ए बी द इंटीजर सच दैट कि ये चीज आ रही है ना, कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसने बोल ही दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और ए इंटीजर है तो ए की वैल्यू हमें बतलानी है ना, ए की वैल्यू बतलानी है, और 3a इज इंटीजर, 3a इज इंटीजर, राइट, ये दो बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, हमें ये शायद पता होगा कि अगर x प्लस एन लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्त ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, जहां n इंटीजर होना चाहिए ना, किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाल सकते, इंटीजर है तो बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 7। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा ना, जैसे ऊपर तो हो जाएगा 18 माइनस दिस इज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, है ना, इसको लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से कि 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बच जाएगा, माइनस एक्स, है ना। और नीचे देखिएगा 3a इज अगेन a इज एन इंटीजर, तो 3a भी इंटीजर होगा, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3a। जब कभी भी क्वेश्चंस में आपको कभी भी ऐसा लग रहा हो कि जिस भी पॉइंट के अबाउट आप लिमिट निकाल रहे हैं और जो फंक्शन जो आप हैंडल कर रहे हैं वो उस पॉइंट के अबाउट अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, तो आपको LHL RHL हमेशा सेपरेटली निकालना चाहिए। कभी भी आपको लग रहा है कि आप x अप्रोचिंग अल्फा पे कोई लिमिट निकाल रहे हैं और अल्फा के आजू बाजू मतलब अल्फा प्लस और अल्फा माइनस पे वो जो फंक्शन जिसकी लिमिट निकाल रहे हैं हम, अगर वो दिख रहा है आपको कि वो अलग अलग डेफिनेशंस, है ना, अलग अलग डेफिनेशंस ले रहा है या अलग अलग डेफिनेशंस हैं उसके, तो डेफिनेटली आपको LHL RHL अलग अलग निकालना चाहिए। जैसा ये जनरली किस में होता है, आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शंस में, है ना, जब हम इंटीग्रल पॉइंट्स के अबाउट निकालते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग लिमिट्स निकालनी चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट x में, मॉडुलस में भी, जहां भी मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही है उसके अबाउट उसका डेफिनेशन चेंज होता है, यानी जहां जहां फंक्शंस के डेफिनेशंस चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर हम x अप्रोचिंग अल्फा fx निकाल रहे हैं, सपोज a यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि a इसमें यूज्ड है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग अल्फा fx की बात कर रहे हैं, है ना, लिमिट x इज अप्रोचिंग अल्फा fx की बात कर रहे हैं, और अल्फा प्लस और अल्फा माइनस में मान लीजिए fx का डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है, तो LHL RHL हमेशा सेपरेटली निकालिए। तो वैसे ही यहां पे भी है कि 7 के आजू बाजू इनके डेफिनेशंस चेंज हो गए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता है 7 प्लस पे 7, बट 7 माइनस पे 6, तो इसलिए यहां डेफिनेशन चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए इसका RHL LHL अलग अलग निकालना चाहिए। तो RHL जब निकालिएगा आप बच्चों, तो आप क्या लिखेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 7 प्लस, है ना, 7 प्लस, है ना। अब यहां देखिएगा, यहां बनेगा 18 माइनस 1 दैट इज 17 माइनस, है ना, 17 माइनस क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, और नीचे देखिए, नीचे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 है। अब जब 7 प्लस पे आप सोचिएगा ना, बहुत आसानी से दिखेगा, है ना, 7 प्लस यानी 7 प्लस मतलब कैसी वैल्यू है, 7.0001 ऐसी वैल्यू है। तो जब ये वैल्यू पे आप नीचे वाले को निकालिएगा बच्चों, तो ये बहुत इजीली आपको दिखेगा 7 माइनस 3 है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा फंस सकता है। ऊपर वाले में यहां पे क्या आएगा, -7.0001, -7.001 देखना ध्यान से, जैसे ये -7 है, ये -8 है, तो -7.001 इधर आएगा। तो जब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा दोस्त -8, है ना, -8, तो यानी ये बीच में माइनस है, तो दिस इज माइनस ऑफ -8, आप समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, -8, तो दिस इज माइनस ऑफ -8, और इसको लिख सकते हो आप 25/7 - 3 है, ये है इसका RHL। कोई बोले सर LHL भी ऐसे ही निकालेंगे आप, लिमिट x इज अप्रोचिंग 7 माइनस, ठीक है, लिमिट x इज अप्रोचिंग 7 माइनस, ऊपर देखिएगा 17 माइनस, अब यहां देखिएगा 7 माइनस मतलब कैसी वैल्यू होगी, 7 माइनस इज अ वैल्यू लाइक 6.999 ऐसे करके वैल्यू होगी, 7 से थोड़ी सी छोटी, तो नीचे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बॉस ये तो 6 हो गया, लेकिन ऊपर वाले की बात करते हैं तो 7 माइनस है 6.999, तो माइनस 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 x है ना, ये x है,
तो माइनस एक्स क्या हो गया, -6.999 है ना, -6.99। ये किधर मिलेगा, इधर, इधर मिलेगा आगे। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -7, यानी कि ऊपर आएगा 17 माइनस। एक बार फिर से देख लेते हैं ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या की भाई, 18 माइनस, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स को में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि 1 इंटीजर है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो 18 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर से 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर -x बचेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। नीचे a इंटीजर है तो 3a इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहां पे -3a आ गया, राइट। अब एक चीज समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे हम लोग क्या कहा कि इसके डेफिनेशंस अलग अलग हैं, 7 प्लस और 7 माइनस के, तो इसलिए हमने इसका RHL LHL अलग अलग निकाला। 7 प्लस मतलब एक वैल्यू लाइक 7.0001, तो जब आप 7.0001 यहां रखिएगा तो इसकी वैल्यू 7 मिलेगी, लेकिन 7 माइनस रखिएगा तो 7 से थोड़ा छोटा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो गया। तो यानी आप देखिए यहां 6 हो गया और यहां क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। दूसरी बात यहां पे समझते हैं ऊपर वाले के बारे में, ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज है ना। जब 7 प्लस यानी कि 7.001 लिया तो माइनस ऑफ दैट इज -7.001, उसकी लोकेशन कहां होगी, -7 के पीछे इधर, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -8। लेकिन जैसे ही आपने 7 को लिया 6.999 है ना, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो जब आप -x निकालेगा तो वो आएगा -6.999, वो इधर मिलेगा, है ना, जीरो आगे की साइड है ना, जीरो आगे की साइड है, तो इधर मिलेगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -7। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 24/6 - 3। फिर भी एक बार आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए, और थोड़ा नहीं तो अपने पेन चलाइएगा तो आ जाएगा। अब बोलता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि RHL इक्वल टू LHL, यानी कि 25/7 - 2a, सॉरी 7 - 3a इज इक्वल टू 24/6 - 3a। ठीक है, काफी ब्यूटीफुल सा बन गया है ना। अब देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल दें, 6 × 12 3 15 है ना, -75a, और इधर से 7 × 4 = 28 के 8 हासिल 2 7 2 16, और माइनस क्या आएगा, 72a। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा -18, और वो आएगा 3a। तो a की वैल्यू मुझे लग रहा है यार दोस्त -6 आनी चाहिए। a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -6। यस, दिस इज इन ऑप्शन ए अगेन। तो a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, -6। चेक कर लीजिएगा ना, आंसर इज a, देख लीजिए, है ना। ठीक है, तो समझ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हैंडल करने के लिए आपको LHL RHL सेपरेटली निकालना ही चाहिए हर बार। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी इंटीजर पॉइंट के अबाउट इवैल्यूएट करें, है ना, कोई और दूसरा पॉइंट है तो अलग बात है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, फिर से मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर टी आ गया, और ये शायद थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, ऐसा होगा शायद। This denotes the fractional part of t. The integral value of alpha, integer value है alpha, देखना, for which the left hand limit of the function, इसकी left hand limit of the function मतलब 0 पे, मतलब LHL 0 पे। LHL 0 पे बहुत क्लियर है, मतलब लिमिट x is approaching 0 माइनस बोल रहा है, 0 माइनस बोल रहा है दोस्त, है ना। और ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + x, तो 1 बाहर आ जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, और प्लस अल्फा की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, सब जगह मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख देता हूं, है ना। प्लस क्या आ रहा है नीचे, ये शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1, चेक कर लीजिएगा आप भी, है ना, और होल अपॉन नीचे फिर से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, -1, है ना। 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आप समझ रहे हो ना कि x को 0 से थोड़ा छोटा लिया, x को 0 से थोड़ा छोटा लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। तो यानी ये आ जाएगा 1 - 1, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म लग नहीं रहा है मेरे को, है ना, सिंपल लग रहा है, 2, और ये हो गया -1, और ये x तो 0 जा रहा है तो ये तो खत्म ही हो गया, और यहाँ -1 होगा तो माइनस माइनस है, +1 होगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये -1 है ना, चेक कर लीजिएगा आप भी, है ना। इधर आ जाएगा 0 माइनस से -1, तो ये -2, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस मतलब 0 जा रहा है, ये माइनस माइनस फिर से +1, है ना, ये बन रहा है। ये मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहां से देख सकते हो कि ये 1 1 कट गया, ऊपर देखना, ये मुझे लग रहा है दोस्त -2 + 1, तो -2 + 1 इज -1,
और माइनस, है ना, माइनस वन इज -2, और नीचे देखो -2 + 1 इज -1, है ना, ये चीज बन रही है। देन इसको अलग अलग करोगे तो 2 - 1/α ऐसा आ रहा है। ये हमने निकाला है ना, हम लोगों ने निकाला है मैंने से, और ये बोला है कि अल्फा -4/3 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2α, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लो, इसको 1/α को इधर ले जाओ, तो अल्फा प्लस 1/α इक्वल टू मुझे लग रहा है 10/3, है ना। तो ये मुझे इस तरह की इक्वेशन का दिमाग में ही रहता है कि अल्फा की दो वैल्यूज हैं 3 और 1/3। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना लो, α² + 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 10/3, है ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहां से निकाल लीजिएगा रूट, है ना। तो इसके रूट्स दो आएंगे, 3 और 1/3। तो 3 और 1/3 में बोल रहा है क्या कि हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए चाहिए। तो अगर इंटीग्रल चाहिए, सॉरी, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए, नहीं ए नहीं चाहिए, तो हम लोग लेके अगर इंटीग्रल चाहिए तो उसका आंसर क्या आएगा, 3। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 3, यस। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, है ना, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, सिंपल आपको एलएचएल निकालना था और सीधा उसको इक्वेट करना था, जो दी हुई वैल्यू थी उससे इक्वेशन बनके अपने आप सॉल्व हो रहा था, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अब देख सकते हो ये फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल आ गया है ना। ये हमने लास्ट वाले सेशन में किया है, और अगर आप चूक गए उस सेशन को करने के लिए तो फिर से आपको बतलाऊंगा कि आप उस सेशन को जरूर देखिए, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट्स। लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यार ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये मसाला। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, इसमें बतलाया था मैंने कि नीचे वाले को सही सही तोड़िए 1 + ab के फॉर्मेट में, तो 3 को लिख दीजिए 1 + 2। तो जब इसको 2 + 1 करके लिखिएगा इसको, है ना, तो यहां बनेगा r² + 3r + 2। r² + 3r + 2 हैज 2 फैक्टर्स, r + 2 × r + 1। आप कायदे से देख लीजिए यही बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r² + 3r + 2 और +1, दैट इज r² + 3r + 3। तो ऊपर क्या बना, r + 2 माइनस ऑफ r + 1। अब जब इसको लिखिएगा तो इसका आपको स्प्लिटिंग दिख जाएगा, है ना, बताया था इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में। लास्ट सेशन जरूर देख लीजिएगा बच्चों, अगर इनकेस मिस हो गया हो तो। ये चीज बन के आ रही है tan इनवर्स r + 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स r + 1। अब जब r की वैल्यूज रखिए, सॉरी थोड़ा जल्दी लिख दिया, ये बन के आएगा r + 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r + 1, ऐसे। अब जब r की वैल्यूज रख के देखिएगा तो r की वैल्यू 1 पे ही बनेगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे आपको दिख जाएगा वैसे तो, है ना, बाकी आप देख लीजिएगा। टिल tan इनवर्स n + 2, एक और लिखना है तो लिख लो, है ना, 2 पे tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, एक टर्म के बाद ही कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये tan इनवर्स n + 2 माइनस tan इनवर्स n + 1। तो बच्चों मुझे क्या लगता है ना कि ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली यू आर लेफ्ट विथ टू टर्म्स, दैट इज tan इनवर्स n + 2 माइनस tan इनवर्स 2। अब एक सवाल आता है कि n किधर जा रहा है, n जा रहा है इंफिनिटी। तो अगर n इंफिनिटी पे अगर आप देखिएगा तो हम लोग बोले कि ये चीज हो जाएगी, लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी पे, है ना, ये वाली चीज निकालिएगा तो ये वाली चीज आ जाएगी आपकी π/2, क्योंकि यहां बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2 माइनस tan इनवर्स 2। तो n अप्रोचिंग इंफिनिटी में हमने अंदर वाले को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, और ये बन रहा है 6 tan इनवर्स, सॉरी π/2 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ये बन गया 6 cot tan इनवर्स 2, और इसको चाहो तो आप cot इनवर्स हाफ लिख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर शायद 3 आना, सॉरी हाँ 3 आना चाहिए। तो दैट इज 6 × हाफ and that is going to be 3। तो this is basic simple inverse trigonometric function question, जिसमें हमने लिमिट को क्या किया है, अप्लाई किया गया है ना। ठीक है, सी है क्या आंसर, इधर देख लेते हैं एक बार, यस 3 इज द आंसर। ओके, अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाई ये लिमिट दिया हुआ है -2, तो a - b निकालना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार a - b डायरेक्ट भी निकल जाता है ना, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ए और बी निकालना पड़ सकता है ना, ए और बी निकालना पड़ सकता है। जैसे भी यहाँ x अप्रोचिंग 1 पे देखें तो ये पहले समझना पड़ेगा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करा दिया इसने। तो x अप्रोचिंग 1 पे ऊपर जा रहा है, देखना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जा रहा है 3 - 4 + 1 0, -1 + 1 0, न्यूमरेटर 0 जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं जा रहा है गुरु।
डिनोमिनेटर कितना जा रहा है 2 -7 5 विथ माइनस साइन प्लस a प्लस बी, ये जा रहा है। अब समझना यहां एक कॉन्सेप्ट आएगा, यहां एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, समझना ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर सपोज कर लो कोई कहता है कि नॉन जीरो है सर, तो ऊपर जीरो जा रहा है नीचे नॉन जीरो है, तो लिमिट तो जीरो होना चाहिए, जबकि लिमिट क्या बोल रहा है भाई -2 है। तो इसका मतलब ऐसा सीन नहीं है, इसका मतलब ऐसा सीन नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ये चीज सर मान लीजिए नॉन जीरो हो गई, मैंने बोला है ना, मान लिया कि नॉन जीरो हो गई, तो अगर ये नॉन जीरो हो गया और ऊपर वाला जीरो जा रहा है, तो आप खुद ही बताओ ना यार लिमिट कहां जा रहा है, जीरो, जबकि क्वेश्चन तो कह रहा है -2 जा रहा है, यानी पक्की बात है कि ये नॉन जीरो नहीं हो सकता है। तो बोलोगे फिर क्या होगा सर, तो नॉन जीरो नहीं है तो फिर एक ही केस है कि जीरो होगा। तो बोले जीरो में -2 कैसे आएगा सर, जीरो में पॉसिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, तो वहां पे हम -2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि -2 आ रही होगी, जैसा सवाल कह रहा है, हमारे को कहा जा रहा है। तो हम लोग बोले कि अच्छा यहां से इसका मतलब -5 + a + b को 0 लिखना पड़ेगा। ओके सर, अब जैसे ही ये 0 हो गया तब ये 0/0 का फॉर्म आ गया, और मैंने बताया था कि जहां भी क्यूबिक और इस तरह की चीजें हों आप खट से लॉपिटल लगा सकते हैं ना। तो क्योंकि ये बहुत आसान सा दिख रहा है, तो इसमें ज्यादा क्यों दिमाग लगाऊं मैं सीधा सीधा लॉपिटल लगाता हूं। तो साइन का क्या आएगा, cos 3x² - 4x + 1 है ना, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसीलिए मैं लॉपिटल पे जा रहा हूं। 6x - 4 है ना, -x² + 1 का -2x, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6x² -14x + a, बस इतना ही है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी -2 होगी, लॉपिटल तो यही कहता है ना, लॉपिटल तो यही कहता है कि सबकी वैल्यू क्या होगी, -2 ही होगी, जो दिया है वही होनी पड़ेगी। x अप्रोचिंग 1 पे अब देखो ये cos 0 इज 1, न्यूमरेटर फिर से चेक कर रहे हैं दोस्त है ना, cos 0 इज 1 और 6 - 4 इज 2, 2 - 2 इज 0, मतलब ये अभी भी 0 जा रहा है। बट क्या डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, मुझे तो नहीं दिखा है ना। अभी यहां पे देखिएगा 6 - 14 इज -8 + a, -8 + a, तो अब फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि -8 + a अगर कोई बोलता है कि सर हो गया नॉन जीरो, तो फिर से 0/non0 लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी, तो फिर -2 नहीं आएगी, जबकि क्वेश्चन -2 कह रहा है, मतलब क्वेश्चन सत्य है, उसी को समझना पड़ेगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यस, फिर इसका मतलब -8 + a को 0 होना पड़ेगा, और यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 8, और पहले भी एक कंडीशन आ चुका है a + b = 5, और अगर एक यहां पे 8 आ चुका है तो b की वैल्यू मुझे लग रही है दोस्त -3 आ रही है, तो यानी इसका आंसर तो मेरा आ गया 8 + 3 = 11। बोले सर लिमिट तो निकाला ही नहीं, कुछ नहीं, एक बार और इस पे लिमिट लगाइएगा तो अपने आप उसकी वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना है ना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा है ना। तो हम मान के चल रहे क्वेश्चन सही है, तो एक बार और लॉपिटल लगाइएगा तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू -2 आ जाएगी। बट क्वेश्चन के टाइम के मतलब क्या कहते हैं, पेपर के हिसाब से अपना काम हो गया है, अपना आंसर जो है a - b का कितना आना चाहिए 11। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। यस, आंसर इज व्हाट 11। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सा सवाल दिख रहा है ना, x² - 1 और साथ में कुछ साइन का टर्म है, 0/0 दिख रहा है साफ साफ। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे वाला 0 जा रहा है ना, आपको भी लग ही रहा होगा, ऊपर 0 नीचे भी 0, यानी कि नीचे फैक्टर्स होंगे x - 1 के, तो पहले इसको फैक्टर बनाओ। तो अगर इसका एक फैक्टर x - 1 है तो दूसरा फैक्टर चाहो तो निकाल लो, डिवाइड करके, जैसे भी निकालते हो आप। मैं तो ऐसे निकाल लेता हूं x3, तो x की पावर 4 बन गया, -x3, और यहाँ -2x3 है, तो फिर से यहाँ -x² आ जाएगा है ना, तो ये +x² हो गया, x² चाहिए नहीं, तो मुझे लग रहा है कि -x आना चाहिए है ना, और ये +x आ जाएगा, और फिर हम एक +1 डाल देते हैं। यस, तो मेरे ख्याल से ये फैक्टर बन जाएगा। इसमें मुझे लग रहा है एक बार और x - 1 का फैक्टर दिख रहा है मुझे, तो मेरे ख्याल से यहां से एक x - 1 और निकालो है ना, और क्या बनता है देखिए, यहां बनेगा x², सो दैट इट बिकम्स x³ - x², ये भी बन गया, अरे वाह, -1, अरे वाह, तो ये पूरा मसाला बन गया है ना। तो मुझे लग रहा है यार ये देखो, ये तो बहुत साधारण सा सवाल हो गया। फिर लिमिट x इज अप्रोचिंग 1, x² - 1 sin² πx, और नीचे देखिएगा, नीचे नीचे भाई मेरे x² - 1 का एक फैक्टर जो अभी उड़नछू हो जाएगा, और x - 1 का होल स्क्वायर है ना। यहां से करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं है ना, कोई बोले कि सर मैं साइन पाई - थीटा लिख देता हूं, उससे भी बन जाएगा है ना, कोई बोले ऐसे लिख देता हूं सर, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 और sin² पाई - थीटा इज sin थीटा, ऐसे
ठीक है, कोई बोले लॉपिटल लगा देता हूं सर, लॉपिटल लगा दे यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो यानी यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर, देखिएगा पाई इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, कितना आएगा पाई इंटू 1 माइनस एक्स। तो नीचे कितना आएगा बच्चों, है ना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो। कोई बोले सर x माइनस 1 का था, अरे भाई बात तो बराबर ही है ना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो चाहे x माइनस 1 का, सेम ही है। इंटू क्या कर दो, पाई स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो मुझे तो लग रहा है कि ये 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया पाई स्क्वायर। कोई बोले लॉपिटल लगा देते हैं सर, x को 1 प्लस टी रख देते हैं, जो रखना है आप रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर, है ना, अल्टीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर। कोई बोले कि सर मैं यहाँ पे x को 1 प्लस टी रखता हूँ, रख लो। लॉपिटल लगाना चाहता हूं तो लॉपिटल शायद 2 बार में बैठेगा, है ना, तो करके देख सकते हो आप अपने हिसाब से। मुझे लग रहा है पाई स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन, है ना। यस, आंसर इज गोइंग टू बी डी डेली, राइट। अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये भी थोड़ा खतरनाक सा ही लग रहा है ना 7 पावर 8 पावर लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं कितना दम है इसमें। एक्स अप्रोचिंग पाई बाई 4 पे ये तो समझ में आ रहा है। cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इज रूट 2, रूट 2 की पावर 7 इज 8 रूट 2। तो मुझे लग रहा है साफ साफ 0/0 का ट्रेंड है ना, ट्रेंडिंग है ये तो सवाल। क्या करें वैसे, देखो इसका लॉपिटल तो आसान ही लग रहा है ना, कॉस और साइन का डेरिवेटिव मुझे तो कभी डिफिकल्ट नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता हुआ है ना। तो हम लोग कि लॉपिटल लगा लेते हैं यार, 8 रूट 2 का 0 और इसका आएगा -7 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 7, है ना, बिल्कुल सही, सॉरी 6, और चेन रूल लगेगा, है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन और साइन का कॉस, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है ना। लॉपिटल देखो कितना आसानी से अपना काम कर रहा है ना, क्योंकि साइन कॉस के डेरिवेटिव से नीचे रूट 2 का 0, फिर माइनस रूट 2, साइन 2x का क्या आएगा कॉस 2x इंटू 2, साइन 2x का क्या आएगा cos 2x इंटू 2, है ना, कितना आएगा cos 2x इंटू 2। अब ध्यान से देख लो, cos 2x के 2 फैक्टर होते हैं दोस्त, इन सबको पहले लपेट लो, ये माइनस माइनस गया, लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 4, और पहले तो 7/2 रूट 2 इधर किनारे कर देते हैं ना। अब देखो इससे कोई खतरा नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो भाई रूट 2 की पावर 6 है, तो ये तो चाहो तो आप हटा दो, है ना, उसमें भी टेंशन नहीं है, रूट 2 की पावर 6 है ये, है ना, और इधर है cos x माइनस साइन एक्स। आपको बोले सर अब कैसे सेटल करोगे, नीचे cos 2x है बेटा, cos 2x का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसके 2 फैक्टर हैं, एक तो cos x प्लस साइन एक्स और दूसरा फैक्टर है इसका cos x माइनस साइन एक्स, और ये जो cos x माइनस साइन एक्स का फैक्टर है यही कीड़ा कर रहा है, इसी कारण लॉपिटल मतलब इसी कारण वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो ये कट गया। और x अप्रोचिंग पाई बाई 4 पे ये भी रूट 2 हुआ, तो 7/2 रूट 2 और इंटू रूट 2 की पावर 6, है ना, दैट इज 2 का क्यूब, दैट इज 8, और नीचे एक और रूट 2, तो ये 4 टाइम्स, और मुझे लग रहा है कि ये भी 2 टाइम्स, तो 14 है क्या आंसर में कहीं, हाँ, तो आगरा। तो देख सकते हो कि लॉपिटल ने सवाल को कितना ज्यादा आसान बना दिया है, यानी कि जहां डेरिवेटिव सिंपल हैं लॉपिटल लगाने से मत चूकिएगा, है ना, लेकिन जहां डेरिवेटिव कठिन है वहां थोड़ा सा आपको तौलना पड़ेगा कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें पहले, फिर एक्सपेंशन लगाएं, फिर लॉपिटल लगाएं, या क्या ऑपरेशन का मेथड रखें, तो वो ध्यान रखिएगा ना। द आंसर इज ए, आई थिंक, यस ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बीटा इज दिस मच, अल्फा इज अ रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही लिखा हुआ है, तो बीटा इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। आपको बोले सर लॉपिटल लगा देते हैं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको समेट लो एक बार। e की पावर 3x को कैसे लिख दो ना, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, ये आराम से सेट हो गया। ये प्रोडक्ट में देखो मैं बार बार आपको सिखला रहा हूं, है ना, इस पे कोई डाउट मत रखना, है ना, डाउट रखोगे तो फिर फंस जाओगे मामला, है ना, फिर लेंदी कैलकुलेशंस करो और तो क्या है फिर। तो हम लोग ये देखो ये 1 हो गया और ये प्रोडक्ट में है तो फाइनाइट है, तो उसको आप गायब कर सकते हैं ना, तो यहां से देखना, और ऊपर यही है अल्फा एक्स माइनस ऑफ e की पावर 3x माइनस 1, है ना, तो ये चीज तो 1 हो गई, तो यानी कि यहां से 1/3 अल्फा बाहर आ गया, एंड लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। अब ध्यान से देखिए जो बना है, पहले हम इसको चेक करते हैं क्या ये 0/0 का फॉर्म है, अगर यस तो बहुत अच्छी बात है ना, नीचे एक्स स्क्वायर बना, एक्स अप्रोचिंग 0 पे ये 0 और ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, है ना, तो लॉपिटल लगा दीजिए सीधा, तो दिस इज 1/3 अल्फा, क्योंकि इनके डेरिवेटिव्स आसान है इसलिए लॉपिटल बोल रहे हैं, और एक्स स्क्वायर है तो ज्यादा 2 बार लगेगा, है ना, ये भी पक्का है। तो ये सब थोड़ा आकलन करते रहिए, है ना, जब आप लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ अल्फा बचा माइनस,
इसका डेरिवेटिव तो -3e⁻3x, और यहां जो माइनस माइनस प्लस 1 है उसका तो 0 हो जाएगा और नीचे 2x आ गया। तो क्या अब ये 0/0 है? नो। अब यहां देखो x अप्रोचिंग 0 पे न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग α-3, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0। तो कोई बोले सर α-3 मान लीजिए नॉन जीरो हो जाता है, तो बेटा ये नॉन जीरो हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऊपर नॉन जीरो और नीचे जीरो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि ये कह रहा है कि दिस इज बीटा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब बीटा कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यानी कि इस वाले को 0 होना पड़ेगा। यहां से अल्फा की वैल्यू खट से आ गई 3। α-3 आते ही खेल खत्म हो चुका है इस सवाल का। देखिएगा दिस इज 1/3 अल्फा, और यहां से देखो 3 माइनस, है ना, देखना ध्यान से, 3 माइनस 3e⁻3x, तो मुझे लग रहा है 3 बाहर ही निकल जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस e⁻3x और नीचे 2x। तो एक 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये देखना ये वाली वैल्यू मुझे लग रहा है -1 हो रही है ना, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 1/3 अल्फा मतलब 1/9, है ना, इनटू यहां भी 3 × 3 9/2, ठीक है, 9/2, एक माइनस साइन और आएगा क्योंकि 1 माइनस e⁻3x है ना। ये देखो ये 9 कैसे आया सर? 3 × 3 9, और यहां 9 कैसे आएगा? अल्फा की वैल्यू 3 9, और यहां पे ये 2 तो पहले से था और इसकी वैल्यू -1, तो मेरे ख्याल से -1/2 आ रहा है। और कोई बोले अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए सर, तो 3 - ½ दैट इज 5/2, है ना, दैट इज 5/2। तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी कैलकुटा, है ना। क्या हो जाएगा? सी कैलकुटा। आई होप इट इज क्लियर, है ना। देख लीजिएगा बच्चों, यस सी। अब आगे आपके पास एक नेक्स्ट सवाल, और जो देख के थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ना, ये सवाल देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पहली चीज है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लेते हैं। x अप्रोचिंग 0 पे ये 0, cos 0 इज 1, तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 2, ये 2 स्क्वायर हो गया, और ये 3 sin 2 हो गया, है ना। नीचे यहां भी सेम चीज लग रहा है, 2 क्यूब, 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 sin 2, यानी ये कट के ये 1 हो रहा है, और ये पावर इंफिनिटी, यानी कि दिस इज 1 की पावर इंफिनिटी, दिस इज 1 की पावर इंफिनिटी। बेस 1 अप्रोच कर रहा है और पावर इंफिनिटी जा रहा है। अब अगर इसमें तुम नॉर्मली लगाओगे ना e⁻gx और fx-1, तो मुझे लग रहा है कि काफी खतरनाक सा हो रहा है। तो देखो अब ये खतरनाक सा हो रहा है, आप करके देखिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, आपको समझ में तभी आएगा, फील तभी आएगा कि मैंने क्या किया है ना, तभी आपको फील आएगा, है ना। और अगर आपने डायरेक्ट किया तो देखा तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा आपको, है ना। तो इसलिए जरूर इसको पहले एक बार होल्ड करके पहले आप सॉल्व कर लीजिए अपने मन मुताबिक, जो भी आप सोच सकते हैं, फिर देखिएगा तो मजा आएगा आपको। तो अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों को देखकर मेरे को एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई एक फंक्शन हमने ऐसा पकड़ा होगा ft टाइप का, t³ 2t² और +3 sin t, है ना। और अगर मजा आया होगा ये ऑब्जर्वेशन मेरा, तो आप बिल्कुल लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो हम ले कि ft t³ 2t² और फिर 3 sin t, सॉरी, है ना। तो ऊपर वाला मेरे को ऐसा देख के लग रहा है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 पे इसने क्या किया गया है, ऊपर है f(x + 2 cos x) और नीचे है f(x + 2), समझ रहे हो बात को, और ऊपर है 100/x। ऐसा है कि अगर ये एक फंक्शन है ft t³ + 2t² और +3 sin t, तो मुझे लग रहा है देखो एक बार x + 2 cos x इसमें रख के ऊपर रखा गया है और एक बार x + 2। तो अब कोई पूछे कि सर ये लिमिट, तो ये डायरेक्टली दिख गया ना 1 की पावर इंफिनिटी, क्योंकि x अप्रोचिंग 0 पे ये 0, ये 2 और ये भी 2, तो f2/f2, है ना। यहां पे f2 की वैल्यू देख सकते हो कि नॉन जीरो वैल्यू है। आप देखो 8 + 2 × 2² + 3 sin 2, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो कट की इसकी वैल्यू 1 आएगी, और ये क्वेश्चन हो गया 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसमें याद है आप कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, है ना, e⁻gx। और अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है तो सबसे पहले आप एक वैल्यू निकाल लीजिए, इसका आंसर e⁻m लिख लीजिए। और m कैसे आएगा, m कैसे आएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, है ना। m कैसे आएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट भूल गए हो तो कॉपी जरूर पलट लेना, है ना। gx × fx-1, fx मतलब ये पूरी चीज, यानी f ऑफ बेस, है ना, बेस -1, f(x + 2 cos x) अपॉन f(x + 2 - 1। तो ये मुझे लगता है ब्रिलियंट सवाल है, एकदम ब्रिलियंट।
है ना, टॉप क्लास सवाल है। अच्छा ये चीज आ गई तो सर अब क्या करें, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्त, है ना, क्योंकि ये 1 - 1 0 है और ये इन्फिनिटी है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 100 बाहर, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 1/x, और ऊपर देखना है ना, ऊपर देखना, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है f of x plus 2 cos x माइनस f of x plus 2, और नीचे क्या बन रहा है भाई, f of x plus 2। वैसे देखो x अप्रोचिंग 0 पे इससे कोई खतरा नहीं है आपको, इससे कोई खतरा नहीं है। ये वाली वैल्यू बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि f2 है, और f2 एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो तुम चाहो तो f2 को साइड कर लो, या फिर इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। जो इनडिटर्मिनेट क्रिएट कर रहा है वो 0 ये बन रहा है, और वो f2 - f2 क्या बन रहा है, 0। f2 - f2 क्या बन रहा है, 0, है ना। तो कोई बोले कि सर इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं लॉपिटल, आपके ऊपर है ना, आपकी चॉइस है। कोई बोले कि चलिए लगाते हैं सर लॉपिटल, तो हम लोग बोले कि ये f2 है तो उसको तो किनारे कर लो पहले, तो f2 है ना, फाइनाइट वैल्यू है ना, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसको हटा दिया। अब जैसे ही इस पे लॉपिटल लगाइएगा तो नीचे x का तो 1 हो गया, ऊपर क्या बनेगा, f डैश x प्लस 2 cos x, और इनटू x प्लस 2 cos x का क्या आएगा, 1, है ना, 1, और 2 cos x का कितना आएगा, -2 sin x, राइट, और माइनस f डैश x प्लस 2, बस इतना ही आएगा। अब जरा चेक कीजिए, नीचे तो 1 जा रहा है ना, पक्की बात है, और यहां बन रहा है 100 f2, है ना, नीचे, और इनटू x अप्रोचिंग 0 पे ये किधर जा रहा है, आप देखिए 0 + 2, यानी कि ये बना f डैश 2, है ना, f डैश 2, और x अप्रोचिंग 0 पे ये 0, तो दिस इज 1, और माइनस f डैश 2। इसका सीधा मतलब है कि ये वैल्यू जो आ रही है आपकी निकल के, दैट इज 0, क्योंकि f डैश 2 एक फाइनाइट वैल्यू है, f डैश 2 एक फाइनाइट वैल्यू है 0, नीचे तो 1 हो चुका है, तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है कितनी, 0, और अगर ये 0 आ गया तो यानी कि सिंपल बात है कि इसका आंसर होना चाहिए e की पावर 0, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1। तो बिल्कुल लिख के बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ, कैसा लगा आपको ये पूरा सॉल्यूशन, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 होगा, आप देख सकते हैं, द आंसर इज व्हाट, 1। अगले सवाल पे चलते हैं ना। तो अगला सवाल एक और सवाल है जो इस तरीके से आप देख सकते हो, ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए, है ना। इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर, है ना, गड़बड़ कर जाते हैं। चलो देखते हैं क्या है इस सवाल में, क्या है इस सवाल में। सबसे पहली चीज देखिएगा, x अप्रोचिंग 0 पे ये 0/0 है या नहीं है, पहले ये देखना पड़ेगा ना, नहीं है। पहले तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि न्यूमरेटर चेक कीजिए, तो न्यूमरेटर जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर जा रहा है 0। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है इस तरह के सवाल में, कि फिर से हम लोग बोल रहे हैं पहली कंडीशन बनेगी न्यूमरेटर को 0 करके कि अल्फा प्लस बीटा इज 0, तो बीटा की वैल्यू आप ले सकते हैं कितना दोस्त, -α। तो जैसे ही बीटा की वैल्यू -α लीजिएगा, तो नाउ दिस इज लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, है ना, और ऊपर देखना अल्फा e की पावर x माइनस बीटा की जगह माइनस अल्फा e की पावर -x प्लस गामा साइन x। अब ये 0/0 है ना, और अल्फा प्लस बीटा 0 एक कंडीशन है ना, और नीचे एक साइन स्क्वायर x है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, देखिए लॉपिटल लगाना है, कुछ भी लगाना है, पहले इसको सेटल कर लीजिए, ये प्रोडक्ट है, ये फाइनाइट है, ये बहुत आसानी से सेटल हो रहा है, और आप बार बार अगर इसको छोड़ रहे हो तो आपका ये कैलकुलेशन लेंदी ले जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये प्रोडक्ट है तो ये 1 हो गया, इसको खेल खत्म करो। अब इसके बाद आप चाहो तो लॉपिटल लगा लो, एक्सपेंशन लगा लो, है ना, एक्सपेंशन से तुरंत आ जाएगा, एक्सपेंशन से तुरंत आ जाएगा। लॉपिटल लगाना है लॉपिटल लगा लो, लेकिन एक्स क्यूब है तो 3 बार तक जाना पड़ सकता है ना। तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं लॉपिटल ही लगाता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, है ना, बिल्कुल, हाँ सही में तुम्हारी खुशी के लिए। तो एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x², ऊपर कितना आएगा, अल्फा e की पावर x माइनस, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा e की पावर -x, e की पावर -x का माइनस आएगा ना, प्लस गामा cos x। चेक करते हैं एक बार और कैसा फॉर्मेट है ना। तो न्यूमरेटर जब चेक करने जाते हैं, आगे बढ़िए, है ना, घबराइए नहीं। तो x अप्रोचिंग 0 पे ये अल्फा प्लस गामा, एंड दैट शुड बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर से कहां जा रहा है, 0। मतलब एक और रिश्ता आपके सामने, 2α प्लस गामा इज 0। तो एक बार और मुझे लगता है कि अब लॉपिटल लगाने का संयोग बन रहा है ना। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, तो दिस इज अगेन अल्फा e की पावर x माइनस अल्फा e की पावर -x वापस, और माइनस गामा साइन x।
है ना, और नीचे 6x। आपको बोले एक बार और सर, तो लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई सेटल करना चाहे तो sin x के साथ x लगा दीजिए, और ये e की पावर माइनस एक्स को 1 बाई e की पावर x लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। बाकी लॉपिटल लगाने तो लॉपिटल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 अल्फा e की पावर x प्लस अल्फा e की पावर माइनस एक्स और माइनस गामा cos x और नीचे 6। तो मुझे लग रहा है कि यहां से अब x अप्रोचिंग 0 पे इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, 2 अल्फा माइनस गामा बाई 6। अच्छा अच्छा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2/3, तो इसको इक्वेट कर दिया हमने 2/3 से। तो ये 2 टाइम्स यानी 2 अल्फा माइनस गामा इज 4, एक और रिश्ता। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिश्ते हैं। एक तो है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 वाला रिश्ता, है ना। दूसरा रिश्ता है ना 2 अल्फा प्लस गामा इज 0, शानदार रिश्ता लग रहा है। और 2 अल्फा माइनस गामा इज 4, तो यहां से पहले तो अल्फा और गामा निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए तो 4 अल्फा इज 4, तो अल्फा की वैल्यू मुझे लग रहा है 1 आ रही है। अल्फा 1 है तो यहां से बीटा क्या आ गया, -1, और यहां से गामा आ गया -2। ये तीन वैल्यूज आ गई, अल्फा 1, बीटा -1, गामा -2। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक बार मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां लिख देता हूं। अल्फा वाज 1, बीटा वाज -1 एंड गामा वाज आई थिंक -2। एक बार देख लें, सॉरी, अल्फा 1 बीटा -1 गामा -2 है ना, यस। तो पहला देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6, तो ये दिस इज ट्रू, मतलब करेक्ट। मतलब करेक्ट मतलब नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब ये आपको टिक नहीं करना है ना, तो ये करेक्ट है। फिर यहां देखिए अल्फा बीटा दैट इज 1, सॉरी -1, बीटा गामा दैट इज 2, गामा अल्फा इज -2 प्लस 1 0, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है दोस्त, है ना, ये भी करेक्ट है। तीसरा अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा स्क्वायर दैट इज 1, बीटा गामा स्क्वायर तो 4 -4, गामा अल्फा स्क्वायर मतलब -2 और -2 और +3, तो 3 1 4 -1, हाँ दिस इज 0, दिस इज नॉट करेक्ट, ये 0 नहीं है, आप देख लो, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना, क्योंकि 4 -4 0, है ना। देख लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर इज 1, माइनस बीटा स्क्वायर इज -1 और गामा स्क्वायर इज 4, तो ये भी करेक्ट है। वैसे इसको चेक करना नहीं चाहिए था क्योंकि नॉट करेक्ट आ चुका है हमारे पास। तो हम लोग ने द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी कैलकाटा, है ना, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी कैलकाटा। ठीक है भाई, देख लो आप, है ना, देख लो आप। अगले उस पे आते हैं, है ना, अगले उस पे आते हैं, सी, यस सी इज करेक्ट आंसर। एंड देन इज दिस कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, है ना, तो कंटिन्यूटी के ज्यादा सवाल नहीं है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जो भी है इस सेशन का, है ना, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए। बोला इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो जनरली इसी तरह के सवाल आते हैं कंटिन्यूटी में, तो करना कुछ नहीं होता है, लिमिट निकाल लीजिए और फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दीजिए, ये है फंक्शनल वैल्यू। तो बोला कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमें लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 निकालना है बस, और ये फंक्शन लेना है। तो ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे sec x को चाहे तो आप लिख सकते हैं बच्चों 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको फील आ गया होगा, आपको फील आ गया होगा कि ln a प्लस ln b है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ln a इंटू बी। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए आप ध्यान से, मुझे तो दिख रहा है ना, एक फैक्टराइजेशन था उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एक कॉस एक्स ऊपर जाएगा दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको चमक गया हो तो ये एक फॉर्मूला है, क्या है ये, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर कॉस एक्स कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो ये तो रहना दो ना। अब याद कीजिए ये ln 1 प्लस टी है, इस पूरे को टी मानिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा तो ln 1 प्लस टी नीचे टी आएगा, तो अगर इससे डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, देखो ना आराम से, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो हो गया सेट। ये हो गया आपका ln 1 प्लस टी अपॉन टी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू स्टैंडर्ड है 1,
इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको पता ही है, ये 1, ये x अप्रोचिंग 0 पे ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मुझे लग रहा है सब 1 हो गया, सब 1 हो गया। तो यानी इसका सिंपल मतलब है कि अगर इसको कंटिन्यूस होना है तो k को 1 होना पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ए आगरा, है ना। ठीक है, तो आंसर इज ए आगरा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, है ना, टुडेज सेशन। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, है ना। बाकी कंटिन्यूटी के लिए आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं, चाहे तो आप क्लास नोट्स के जो सवाल हैं उसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। तो कंटिन्यूटी से बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं, हाँ लिमिट्स के सवाल काफी रहते हैं, तो इसलिए लिमिट्स के आप देख सकते हैं, काफी सारे हमने सवाल किए हैं आज। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बतला दिया है, फिर भी आपको जरूरत लगे तो क्लास नोट्स को रेफर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो रिवीजन का पर्पस आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज होता है कि जो पढ़ी हुई चीज है उसको पक्का करना। हम मात वहां खा जाते हैं जब पढ़ी हुई चीज को भी हम पक्का नहीं कर पाते। हमने पढ़ लिया, आधा है, कच्चा है, और उससे रिलेटेड जब सवाल आ जाते हैं और हमको उस समय क्लिक नहीं करता है, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है कि यार ये तो देखा दिखाया था। तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि जेई एग्जाम जो है दैट इज नॉट अबाउट द एक्वेंटेंस, कि आपने पता है, आपको देखा हुआ है, आपने मतलब आपको देखकर लग रहा है कि हाँ ये तो पढ़ा था, इसका एग्जामिनेशन नहीं है। ये एग्जामिनेशन है कि अगर आपकी फैमिलिटी है तो किस लेवल तक है, किस डेप्थ तक है, वहां तक जाकर आप प्रॉब्लम्स को क्रैक करते कि नहीं। यानी 100% फैमिलिटी की तरफ मत भागिए, आपको अगर करना भी है तो 70-80%, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि उसको पक्का कर ले। 20% अगर कुछ छूट भी जाता है ना तो इतना ज्यादा दुख नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कर सकते हैं। बस ये अपन को दिमाग में रखना है कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और गाढ़ी कर लेते हैं। प्रैक्टिस अगर अच्छी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस के लिए फिर से कोई नई चीज मत उठाइएगा, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं उठाएगा। जो आपने किया हुआ मटेरियल उसको कीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कीजिए, उसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कीजिए। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, उसमें बतलाया है, आप चाहें तो शॉर्ट को रेफर कर सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से आप अपने नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही बतला दिया है कि यहाँ पे अभी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है करेंटली, वो वीक में 3 डेज है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। आज का सेशन हमारा मंडे को अपलोड हुआ है ना, और वेंसडे को अब एक सेशन अपलोड होगा जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल कहीं ज्यादा हैं, काफी ज्यादा हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल, तो वो थोड़ी लंबी वीडियो हो भी सकती है, क्योंकि डेफिनेट के सवाल आपको ही पता है डेफिनेटली ज्यादा आते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पे हैंडल किया होगा और आपको कहीं ना कहीं काफी इससे हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर माउथ ऑफ वर्ड जरूर बता सकते हैं लोगों को कि सर के चैनल पे ये पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन करके बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।